Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are going to discuss on the topic regression analysis. ये जो हमारा टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस, ये टॉपिक हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट में आता है और रिग्रेशन एनालिसिस की वीडियोस पार्ट नंबर 6 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और ये मैं होप करके चल रही हूँ कि आपने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक की सारी वीडियोस देखी हैं रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस। और आज की जो वीडियो है वो हमारा पार्ट नंबर 7 होगा, जिसमें आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस एंड दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसे अच्छे से सुनिएगा और इसे अच्छे से याद करिएगा इनकी प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद हुई तो ही आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास या तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट में आ सकता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो जब आपके पास ये कंसेप्ट आएगा तो आपको चारों प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करनी होगी रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की, और हर प्रॉपर्टी को आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो मैटर है वो कम है अकॉर्डिंग टू द 16 मार्क्स क्वेश्चन, तो आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लिख कर आएंगे उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। बट अगर मैं NTA NET JRF इन कॉमर्स सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें बेटा आपको पता है कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है ना कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बेसिकली यहाँ पे MCQs आते हैं। अब MCQs का प्रॉपर्टी से क्या रिलेशन है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, या तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जब तक आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी आप इस क्वेश्चन पे टिक कभी नहीं कर पाओगे। या आपको ऐसा आ जाएगा फॉर्मूले बेस्ड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मैं सिखाऊंगी उसमें फॉर्मूलेज हैं, अगर वो फॉर्मूलेज आपको आते होंगे तभी आप उस फॉर्मूले पे टिक कर पाएंगे जो फॉर्मूला करेक्ट होगा। ठीक है, या आपके पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा, आप उस फॉर्मूले को अप्लाई तभी कर पाएंगे तभी आंसर निकलेगा। तो ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी इस रिग्रेशन एनालिसिस के चैप्टर की, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है हमारा R, व्हाट दिस स्मॉल r डिनोट कोरिलेशन कोफिशिएंट, और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं बेटा, BXY और BYX। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं स्टार्टिंग की वीडियोस में। अगर आपने स्टार्टिंग वीडियोस नहीं देखी तो आपको प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, सो इसलिए इट्स रिक्वेस्ट कि पहले पिछली वीडियोस देखिएगा फिर ही आप इस कंसेप्ट पे आइएगा। तो क्या लिखी है पहली प्रॉपर्टी की, जो R का साइन होता है वही इन दोनों का साइन होगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और कोरिलेशन के साइन क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। साइन का मतलब होता है या तो वो पॉजिटिव साइन होगा या वो नेगेटिव साइन होगा, राइट। अगर देखो इफ R इज इक्वल टू पॉजिटिव देन BYX एंड BXY विल बी ऑल्सो बी पॉजिटिव। अगर मेरा R पॉजिटिव है ना तो दोनों BXY और BYX दोनों क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि दोनों के साइन क्या होंगे, सेम। ठीक है, अगर मेरा R नेगेटिव होगा तो BYX और BXY भी क्या होंगे, नेगेटिव, ये याद रखिएगा। अब हमें पता है कि ऐसा क्यों होता है, तो देखो हमने पढ़ा था BYX रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ Y ऑन X का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ X ऑन कोवेरियंस बिटवीन X एंड Y अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ऑफ Y, दैट इज वेरियंस ऑफ Y। और BXY का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस बिटवीन X एंड Y और अपॉन में स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ऑफ Y, किसका, वेरियंस का Y। ठीक है, वेरिएंस जो होता है वो किसी का स्क्वायर होता है। बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ 7 का स्क्वायर लिखो तो आप क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49। मैं अगर आपको बोल रही हूँ -7 का स्क्वायर लिखो, बेटा -7 का स्क्वायर मतलब -7 इंटू -7, माइनस से माइनस कट गया तब भी तो 49 आ रहा है। इसका मतलब है जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। चाहे आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर निकालो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने +7 का स्क्वायर निकाला तो भी 49 आ रहा है,
चाहे आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालो, दैट इज -7 का स्क्वायर निकाला तब भी 49 आ रहा है। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो हमेशा वो क्या आता है, पॉजिटिव। बेटा ये जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन चाहे पॉजिटिव नंबर हो या वो नेगेटिव नंबर हो, अगर वो स्क्वायर हो गया तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर्ड वैल्यू हमेशा क्या देती है, पॉजिटिव नंबर देती है, बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर्ड वैल्यू। वो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। अब कहानी क्या आती है, डिनोमिनेटर तो मुझे पता चल गया हमेशा प्लस होगा, ये वाला भी नंबर प्लस होगा, बट जो कोवेरियंस होता है ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोवेरियंस हमेशा पॉजिटिव निकलेगा या हमेशा नेगेटिव निकलेगा। तो जो कोवेरियंस होता है एक्स और वाई का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं और जो कोवेरियंस होते हैं हैव द सेम साइन। सो वॉट एवर साइन कोवेरियंस हैव, सेम साइन विल बी ऑफ BYX एंड BXY। ये भी याद रखिएगा। इस प्रॉपर्टी में भी एक नई प्रॉपर्टी निकल के आई है कि जो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट होता है आर कैसे निकलता है, कोवेरियंस को यूज़ करके, ये बात हमें पता है। इसका मतलब जो कोवेरियंस का साइन होगा, जो भी मेरे कोवेरियंस का आंसर आएगा वही मेरे आर का साइन होगा। और दूसरी बात, अगर मेरे यहाँ पे कोवेरियंस का साइन पॉजिटिव आ रहा है और नीचे भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ रहा है तो BYX भी पॉजिटिव होगा। अगर मेरे कोवेरियंस का साइन नेगेटिव हुआ और नीचे तो पॉजिटिव है ही है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आंसर देगा बेटा, नेगेटिव। इसका मतलब है जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन होगा और जो कोवेरियंस का साइन होगा वो सेम होगा। और दूसरी बात, जो यहाँ कोवेरियंस का साइन होगा वही कौन सा साइन होगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का साइन होगा। इनडायरेक्टली वी से दैट कि कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव द सेम साइन। तो देखो आर का जो साइन होगा वो कोवेरियंस के इक्वल होगा और कोवेरियंस का जो साइन होगा वो BYX एंड BXY के इक्वल होगा, ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन। देखो बेटा मैंने इक्वल्स टू की वैल्यू लिखी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आर की वैल्यू इन दोनों के इक्वल होगी। ओनली इन टर्म्स ऑफ साइंस का मतलब है कि जो आर का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होगा वही कोवेरियंस का पॉजिटिव और नेगेटिव होगा और वही साइन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का होगा। ये बात याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट में पूरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो पहला आप प्रॉपर्टी लिखेंगे कि क्या प्रॉपर्टी होती है, फिर आप ये बताएंगे कि क्यों ये ऐसा होगा कि ये प्लस होगा तो ही प्लस साइन आएगा, माइनस होगा तो माइनस साइन आएगा। क्योंकि हमारा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होता है दैट इज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किस पे डिपेंड करता है, कोवेरियंस पे। और कोरिलेशन कोफिशिएंट भी किस पे डिपेंड करता है, कोवेरियंस पे। तो इनडायरेक्टली कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट का जो साइन होगा वो दोनों का सेम होगा। मान लो आपके पास आ गया कि इफ r इज इक्वल टू प्लस 0.8 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, इफ, ध्यान से सुनना, इफ r इज इक्वल टू प्लस 0.8 तो बताइए BXY का साइन क्या होगा, इज इट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ बेटा। ये पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि जो r का साइन है पॉजिटिव वही हमारे BXY दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन होगा पॉजिटिव। अब कहानी समझ आई है, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट इज r क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, किसी भी दो नंबर का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो उसका स्क्वायर रूट होता है और मल्टीप्लाई बाय दो नंबर, ये याद रखना। तो देखो ये ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये रूट बना दिया और अंदर दोनों जो भी दो नंबर्स का आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं 3 नंबर का तो फिर वो क्यूब रूट हो जाएगा। देखो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो भी आप 2 नंबर का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और उनका स्क्वायर रूट निकाल दो। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं 3 नंबर का तो तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करें और उनका क्यूब रूट निकाल दें। देखो बेटा अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो बाहर आप 2 लिखें या ना लिखें वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि ये स्क्वायर रूट है, बट अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो आपको 3 लिखना ही होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, स्क्वायर रूट of the product of 2 numbers, and geometric mean of 3 numbers is the cube root of the product of 3 numbers। प्रोडक्ट मतलब दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे उनका स्क्वायर रूट ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है और तीनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे और उनका क्यूब रूट ज्योमेट्रिक मीन बनाता है। वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा कि आप किसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं, 2 नंबर का निकाल रहे हैं या 3 नंबर का निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो r है,
ज्योमेट्रिक मीन है किसका, रिग्रेशन कोफिशिएंट का। बेटा हमारे पास ऑलरेडी कितने रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, 2 ही, दैट मीन्स BXY और BYX, यही 2 कोफिशिएंट है। इसका मतलब जब 2 है तो 2 का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, और 2 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट और उनका स्क्वायर रूट कर दिया, दैट इज बाहर 2 से रूट निकाल दिया। बात समझ आई, ये फॉर्मूला बना मेरा, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ BXY इंटू BYX। यहाँ पे आप 2 लिखें या ना लिखें वो आपकी चॉइस है, बट वो अंडरस्टूड होता है कि ये स्क्वायर रूट है, बट क्यूब रूट में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो वो स्क्वायर रूट मान लिया जाएगा। तो देखो ये फॉर्मूला बनता है, R इज इक्वल टू BXY इंटू BYX का अंडर रूट, ठीक है। अब इसको और तरीके से भी समझा जाता है, मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रही, मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी मैं रीज़न बताऊँगी क्यों, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात देखो बेटा, यहाँ पे अंडर रूट है, अगर मुझे अंडर रूट मान लो मुझे सॉल्व नहीं करना आता तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स का मतलब है आप स्क्वेयर कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर कर रहे हो और राइट हैंड साइड भी, तो R का स्क्वायर कर रहे हो तो वो R स्क्वायर बन जाएगा। और बेटा अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट जो होता है ना, अंडर रूट का स्क्वायर, तो हमेशा याद रखिएगा अंडर रूट स्क्वायर से कट जाता है और जो नंबर रहता है वो नंबर का नंबर रहता है। तो BXY इंटू BYX जो अंदर है वो तो वही सेम रहा और अंडर रूट से स्क्वायर कट गया। इनडायरेक्टली मेरे पास क्या आ गया, इनडायरेक्टली मेरे पास आ गया BXY इंटू BYX इज इक्वल टू R स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट BYX इंटू BXY इज इक्वल टू R। दोनों ही तरीके सही हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको अकॉर्डिंग टू किसकी वैल्यू निकालनी है। मान लो आपको R स्क्वायर की वैल्यू दी होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, मान लो आपको R की वैल्यू दी होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है, ठीक है। दोनों ही तरीके सही में। तो आपको समझ आया ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन अगर आप 2 नंबर का निकाल रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट होता है 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का, प्रोडक्ट का। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर का निकाल रहे हैं तो वो 3 नंबर्स के प्रोडक्ट का क्यूब रूट होता है। यहाँ पे हम 2 की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास कितने रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, 2। तो 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन और उनको जब हम स्क्वायर रूट में पुट कर देते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट के। तो हमेशा फॉर्मूला क्या याद रखना है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ BXY इंटू BYX, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R का स्क्वायर इज इक्वल टू BXY मल्टीप्लाई बाय BYX, तो फिर वो स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात भी ये देखो, अब ये कैसे बनेगा ये भी देख लो। बेटा यहाँ ज्योमेट्रिक मीन लिखा है रिग्रेशन कोफिशिएंट का, मैंने आपको क्या बताया, ज्योमेट्रिक मीन मतलब प्रोडक्ट, राइट। अभी आप रूट छोड़ दो, प्रोडक्ट, इसका मतलब BYX को BXY से प्रोडक्ट करना है। पहले मैंने BXY का फॉर्मूला लिखा R इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ X अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ Y। ये सारे फॉर्मूलेज मैं करा चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ में, तो याद रखिएगा पहले पिछली वीडियो ज़रूर देख कर आइएगा। और BYX का फॉर्मूला क्या कराया था, R इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ Y अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ X। ये मल्टीप्लिकेशन में तो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ X से स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ X कट गया, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ Y से स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ Y कट गया, बचा क्या, R और R। R इंटू R क्या होता है बेटा, R स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली मेरे पास क्या बचा, BXY को अगर मैं BYX से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो किसके इक्वल होता है, R स्क्वायर के। बात समझ आई, देखो वही लाइन आ गई, फिर हम लास्ट में वही पहुँच गए। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट का बेसिक जो रूल है वो ये है, बट जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने थ्योरम को प्रूव कर दिया कि सॉल्व करने पे मेरे पास यही आंसर आ रहा है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ज्योमेट्रिक मीन होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, नहीं, कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्योमेट्रिक मीन होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिक मीन होता है, ना कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ज्योमेट्रिक मीन होता है कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। उल्टा गलत है, यही सही है, ठीक है, ये याद रखना। अगर बाय चांस रिग्रेशन कोफिशिएंट की जगह कोरिलेशन कोफिशिएंट दे दिया और कोरिलेशन कोफिशिएंट को उल्टा मतलब रिप्लेस कर दिया, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ये मैंने प्रूफ भी कर दिया कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, किसी भी 2 नंबर को प्रोडक्ट करो उनका और उनको अंडर रूट कर दो, ठीक है। चलो अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। अभी तक मेरे को लग रहा है कि आप लोग को फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। बट आप लोग को मुझे बताना पड़ेगा कि आपको नहीं समझ आया और क्या नहीं समझ आया, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है बेटा 1,
अगर इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, हमारे पास बेटा दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं BXY और BYX, है ना। वो कह रहे हैं इन दोनों में से अगर कोई भी, मान लो ये वाला, ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 मतलब BXY की वैल्यू मान लो 1.25 है, या BXY की वैल्यू मान लो 2.7 है, या BXY की वैल्यू मान लो 2.5 है, 1 से कोई भी नंबर बड़ा, ठीक है, देन द अदर रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी लेस देन यूनिटी। तो जो दूसरा वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 से छोटा ही होना चाहिए। ये बात याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात याद रखनी है कि अगर दो रिग्रेशन कोफिशिएंट में से अगर एक भी रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो दूसरे वाले रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात कि ऐसा क्यों बोलते हैं लोग, क्योंकि बेटा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है R, उसकी वैल्यू कहाँ से लाई करती है, -1 to +1। इसका मतलब है जो मेरा कोरिलेशन की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, फिर चाहे वो -0.89 हो, फिर चाहे वो -9 हो, फिर चाहे वो +0.5 हो, कुछ भी हो, बट वो -1 से +1 से ऊपर ही के बीच में लाई करेगी। ना वो -1 से ऊपर हो सकती है, ना वो +1 से ऊपर हो सकती है। जब R की वैल्यू -1 से +1 की वैल्यू में लाई कर रही है तो बेटा मुझे बताओ R² क्या होगा। R² कैन नेवर बी बिगर देन 1। बेटा -1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास 1 आएगा, और अगर 1 का स्क्वायर करूं तो भी 1 आएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर किया तो भी 1, और 1 का स्क्वायर किया तो भी 1। इसका मतलब है R² की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। -1 से +1 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे अगर उनका स्क्वायर करूंगी तो भी वो 1 से के बीच में ही रहेंगे, 1 से छोटे ही रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो R होता है उसकी वैल्यू तो -1 से +1 जाती है, बट जो R² होता है उसकी वैल्यू +1 से कभी भी ऊपर नहीं जा सकती, और उसकी वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी माइनस में, क्योंकि वो R² है, और मैंने क्या बताया, स्क्वेयर्ड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर देती हैं। तो दोबारा बता रही हूँ, ये लिख लो कि जो R है उसकी वैल्यू तो -1 to +1 लाई करेगी, बट जो R² है उसकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगी, +1 से ऊपर नहीं जाएगी, और कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। क्यों, क्योंकि R² इज अ स्क्वेयर्ड नंबर, स्क्वेयर्ड वैल्यू, और स्क्वेयर्ड वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अब हमने अभी हमने किस में पढ़ा है, सेकेंड प्रॉपर्टी में, कि जो R² होता है वो किसके इक्वल होता है, BXY × BYX के। यही पढ़ा था ना, हमने करा भी था। BXY को अगर मैं BYX से मल्टीप्लाई करूँ, ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू R², राइट, यही वाला चीज़। वो स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ X से स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ X कट गया था, और स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ Y से स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ Y कट गया था। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो अभी हमने करी ये चीज़। ये देखो BXY को BYX से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास R² आ रहा है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को जब मैंने यूज़ किया, सिंस R² इज लेस देन और इक्वल टू 1, अभी R² क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और 1 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। सो BYX एंड BXY मस्ट बी स्मॉलर देन 1। बेटा जब R² 1 है, मान लो 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या तो ये 1 के इक्वल होंगे, या ये 1 से छोटे होने चाहिए। 1 से बड़े तो नहीं हो सकते ना, 1 इज इक्वल टू 2 तो नहीं बोल सकती मैं। तो कहने का मतलब है कि अगर R² की वैल्यू जो होगी वही इन दोनों के मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकलेगी, है ना। अगर R² की वैल्यू 2 है तो क्या ये पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि R² की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। तो जहाँ ये वैल्यू R² की जो भी वैल्यू होगी वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। इसका मतलब है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू या तो 1 निकलेगी या 1 से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो अगर हमारा BYX ग्रेटर देन 1 हुआ तो दूसरा वाला स्मॉलर होना चाहिए देन 1, और वाइस वर्सा। अब देखो मैंने आपको बोला कि जो R² है वो BXY × BYX है, राइट। R² की वैल्यू 1 से छोटी ही होगी। अगर BXY की वैल्यू 3 है और मान लो BYX की वैल्यू 2 हो गई, तो 3 × 2 आ रहा है तो 6। तो क्या R² की वैल्यू तो 1 है, क्या ये इज इक्वल टू 6 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर एक कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से बड़ी है तो दूसरे वाले को इतना छोटा होना पड़ेगा, जिससे जो आंसर निकले वो R² के इक्वल लाई करे। दैट मीन्स R² के इक्वल लाई करने का मतलब है जो आंसर हो वो 1 से छोटा आना चाहिए या 1 के इक्वल आना चाहिए। और अगर 1 से छोटा या 1 के इक्वल चाहिए तो इसका मतलब दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होना चाहिए कि वो 1 से इक्वल या छोटा होना चाहिए। अगर एक नंबर 1 से बड़ा चला गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और वो गलत प्रूफ हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, मैं दोबारा बता रही हूँ।
दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो आर स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 से बड़ी हो नहीं सकती, दैट मीन्स 1 से छोटी छोटी होगी, या तो वो 0.8 हो या वो 0.7 हो या कुछ भी हो सकती है। जब दो नंबर का प्रोडक्ट करूँगी, अगर दोनों नंबर्स 1 से बड़े हो गए तो वो कभी भी दोनों नंबर के प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन कभी भी 1 से छोटा नहीं देगा। अगर 1 से दोनों बड़े हैं 1.5 और 1.5 कभी भी 1 से छोटा नंबर नहीं देंगे। 1.7 मल्टीप्लाई बाय 4 कभी भी 1 से छोटा नंबर नहीं देंगे। दैट मीन्स ये तो चीज़ गलत है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा हो गया तो दूसरे वाले को छोटा होना ही पड़ेगा 1 से, जिससे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल हो या 1 से छोटी हो। क्यों 1 से इक्वल हो या 1 से छोटी हो? क्योंकि आर स्क्वायर कभी भी 1 से ऊपर नहीं पहुंच सकता, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है? आर स्क्वायर से। और आर स्क्वायर जब 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 1 से छोटी ही आनी चाहिए। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर 1 से ऊपर चला गया तो दूसरे वाले को 1 से छोटा होना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कभी भी 1 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा सकती। मैंने समझा दिया। अब आपको समझना है कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करी आप लोग तक पहुँचाने की मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई होप सो कि आपको समझ भी आया हो कि ऐसी प्रॉपर्टी बनाई ही क्यों है कि एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर 1 से बड़ा है तो दूसरे वाले को 1 से छोटा ही होना पड़ेगा। दिस यूनिटी स्टैंड्स फॉर 1। तो लास्ट में मैंने यही लिखा है कि इफ़ byx is greater than 1 then bxy must be smaller than 1 और वाइस वर्सा। अगर byx छोटा होगा 1 से तो bxy बड़ा होगा 1 से। अच्छा, ये चीज़ है कि दोनों 1 से छोटे हो सकते हैं, ये भी है। देयर आर 3 केसेस। हो सकता है bxy भी 1 से छोटा हो और हो सकता है byx भी 1 से छोटा हो, तो भी चलेगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। हो सकता है bxy बड़ा हो 1 से और bxy 1 से छोटा हो, तो भी चलेगा। ये नहीं हो सकता है कि दोनों ही 1 से बड़े हो, ये गलत है। ये चीज़ याद रखना। ये 3 केसेस बता रही हूँ। दोनों ही 1 से छोटे हैं तो ये चलेगा, ये करेक्ट है। एक 1 से बड़ा और एक छोटा है 1 से, ये भी चलेगा, करेक्ट है। पर इस पर सिचुएशन क्या है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा ही आना चाहिए, बट ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि दोनों अगर बड़े हो गए, bxy भी 1 से बड़ा और byx भी 1 से बड़ा, ये नहीं चलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। अब हम बढ़ रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, एंड दिस इज आवर लास्ट प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये याद रखना, व्हाट डज दिस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मीन्स? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और डिपेंडेंट का मतलब होता है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। रिग्रेशन जो कोएफिशिएंट होता है bxy और byx, ठीक है, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको कोई नंबर्स दिए होते जाते, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकाल रहे थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें आपको एक्स सीरीज दी होती थी और वाई सीरीज दी होती थी, ठीक है। तो अगर मैं इन एक्स सीरीज में और वाई सीरीज में पर्टिकुलर नंबर के साथ ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं और फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालूं, तो आंसर क्या आएगा? वही सेम आएगा, क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये एक्स सीरीज़ आपको दी हुई, ये वैल्यूज़ दी हैं 3, और ये वाई सीरीज़ दी है, ये 3 वैल्यूज़ दी हैं। इस एक्स सीरीज़ में मैंने +5 कर दिया और इस वाई सीरीज़ में मैंने -2 कर दिया, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो अब इन दोनों की जो न्यू सीरीज़ बनेगी, ठीक है, यहाँ पे x नया वाला बन जाएगा और यहाँ y' नया वाला बन जाएगा। अब मैं इनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालूंगी bxy और byx। ये वही वैल्यू देंगे जो पहले रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ रही थी, पर जब पहले x ये था और ये y था, अगर इन्हीं के रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स जो मैंने निकाले थे और अब जो x' और y' के रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालूंगी वो सेम होंगे। दैट मीन्स ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर को ऐड करते हो या माइनस करते हो, किसमें? सीरीज़ में, अगर उसकी वजह से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के चेंज होने से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं आया, ठीक है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। और ओरिजिन का मतलब क्या होता है? वैल्यूज़ को चेंज करना। कैसे चेंज करना? ओनली प्लस माइनस करके, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखा है? डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। ये मेरी एक्स सीरीज़ है, ठीक है, ये मेरी वाई सीरीज़ है। इन दोनों को यूज़ करके मैंने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकाल लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर?
यहाँ पे जो वैल्यू आई और यहाँ पे जो वैल्यू आई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस x सीरीज़ को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारी सीरीज़ को, सारे नंबर को। अगर आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना, और मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब जो आपकी x डैश सीरीज़ नहीं बनेगी और y डैश सीरीज़ नहीं बनेगी, अब आप x डैश और y डैश का जो bxy और byx निकालोगे वो क्या होंगे बेटा, वो डिफरेंट होंगे इन bxy और byx। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी सीरीज़ में स्केल को चेंज किया, और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। जब भी आप अपनी सीरीज़ में स्केल को चेंज करते हो तो आपकी जो सीरीज़ के रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है, वो भी चेंज करके आती है। इसलिए बोलते हैं कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता ओरिजिन के चेंज होने से। दैट मीन्स आप सीरीज़ में चाहे प्लस करो किसी पर्टिकुलर नंबर को या आप माइनस करो किसी पर्टिकुलर नंबर को, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स वही वैल्यू देंगे। क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक्स एंड वाई का, ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरी बात, बट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में अगर आप स्केल का चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स या तो आप किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज आएगी, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ स्केल। अब समझ आए ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की कहानी क्या है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ओरिजिन के चेंज होने से, और डिपेंडेंट का मतलब होता है फ़र्क पड़ रहा है स्केल के चेंज होने से। क्लियर हुआ? तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो यही चीज़ समझा रही थी मैं आपको। स्केल का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी सीरीज़ में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर नंबर को, और ओरिजिन का मतलब होता है कि आप किसी अपनी सीरीज़ में प्लस या माइनस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर नंबर को। अगर आप स्केल में चेंज कर रहे हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की भी वैल्यू चेंज होगी, और अगर आप ओरिजिन में चेंज कर रहे हैं तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो दैट मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट्स डिपेंड ऑन द चेंज ऑफ स्केल और द रिग्रेशन कोफिशिएंट डू नॉट डिपेंड ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास बेल नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसी कोई नई वीडियो अपलोड होती है और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ, ठीक है। बट इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। और क्या डाउट है ये भी मुझे बता दीजिएगा, जिससे मैं क्लियर हो पाऊँ कि आपका क्या डाउट है और मैं उसी डाउट को फोकस कर पाऊँ। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाऊँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।